हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। बच्चों, लास्ट 3 क्लासेस में हमने सीखी हैं बहुत सी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर की हमने ये देखा है कि किस किस आइटम को क्या क्या कहते हैं। आज उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं एंट्री। एंट्री एंट्री का मतलब क्या होता है? एंट्री का मतलब होता है बच्चों किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना या किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक पर्टिकुलर डेट पे सेल किया राम को, तो राम को जब मैं कुछ सामान सेल करता हूं तो दैट इज एन एंट्री। इसको हम एक एंट्री बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखिएगा, ए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट when recorded in the books of account is known as entry. For example, sale of goods to Ram for cash। हमने क्या किया? कैश लेकर के राम को कुछ गुड्स बेच दी, तो दैट इज एन इवेंट और हम इसकी एक एंट्री फॉर्म करते हैं, यानी कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग की टर्म में हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसको हम सीखेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास में टर्म है बेटा वो है डेबिट, और डेबिट के साथ ही हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? ऐसा होता है बच्चों कि जैसे आपकी कॉपी होती है ना, एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है? एक नॉर्मल पर्सन अपनी कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है जी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लेट्स से मैंने ये सोच लिया कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एक्सपेंडिचर्स लिखूंगा और राइट हैंड साइड पे मैं सारे के सारे गेन्स लिखूंगा या फिर प्रॉफिट्स लिखूंगा। तो बच्चों, इसी तरीके से हमारे ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब हमारी कॉपी, और जो हमारी लेफ्ट साइड होती है ना, जो हमारी लेफ्ट साइड होती है ना, इसको हम कहते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड। और जो हमारी रजिस्टर की राइट साइड होती है ना, या हमारे अकाउंट की राइट साइड होती है ना, इसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, मैं सेल लिख गया साइड को, दिमाग में शायद सेल चल रहा था मेरे। अच्छा कोई बात नहीं, क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से कैसे काम होता है, ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग सिस्टम के 2 पहलू हैं, जिसके के अंदर हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि अपनी कॉपीज में। और जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास में टर्म प्रोपराइटर। ये तो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया हुआ है। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोपराइटर का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो पर्सन अपने सारे के सारे रिस्क बियर करता है। रिस्क बियर करता है मतलब जैसे एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने ये बोला कि मैं एफडी खरीद लूं किसी बैंक में जाकर के, या फिर अपना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, यानी कि कुछ बिजनेस खोल लूं।
तो ये रिस्क था कि एक बिजनेस जो मिस्टर एक्स ने ऑप्शन लिया, अकाउंटिंग इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं ना, तो जो मिस्टर एक्स ने डिसीजन लिया बिजनेस खोलने का, तो ये अपने आप में एक रिस्क बियरिंग फैक्टर था। और इस रिस्क को बेयर करने वाला जो पर्सन होता है वो क्या होता है? प्रोपराइटर या फिर ओनर ऑफ बिजनेस। तो प्रोपराइटर इज नथिंग बट ओनर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मालिक। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट in business and ever ready to bear all the risks of business is known as प्रोपराइटर। ठीक है जी। तो प्रोपराइटर कौन होते हैं? जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क बियर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम प्रोपराइटर कहते हैं। प्रोपराइटर को हम ओनर भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो टर्म हमारे पास में है वो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, चलो बच्चों इसको भी सीख लेते हैं कि ये डेप्रीसिएशन होता क्या है। देखो, हम कोई एक फिक्स्ड एसेट खरीद लेते हैं। फिक्स्ड एसेट का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है बच्चों वो चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी लंबे टाइम पीरियड के अंदर। याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें कुछ चीजें जो होती हैं वो बेनिफिट देती हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर, और कुछ चीजें जो होती हैं वो हमें बेनिफिट देती हैं लंबे समय के अंदर अंदर। तो लंबे समय तक बेनिफिट देने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एसेट या फिक्स्ड एसेट। और करंट एसेट हम किसे कहते हैं? जो हमें शॉर्ट टाइम पीरियड यानी कि 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट देती हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि जिन चीजों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 साल के अंदर किसमें? कैश में, वो क्या होती हैं? करंट एसेट्स होती हैं। और जिनका कन्वर्जन हम लंबे टाइम पीरियड बात करते हैं वो क्या होती हैं? हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं। या फिर शायद हम फिक्स्ड एसेट को स्क्रैप होने तक वेट करते रहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास में एक फुटबॉल होती है। हां सर, हम तो खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब फुटबॉल जो है वो क्या सालों साल चलेगी? नहीं सर, हम तो उससे रोज मैच खेलते हैं, रोज ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो फुटबॉल क्या होगा? वो फुटबॉल 1 साल के अंदर अंदर फट जाएगी, खराब हो जाएगी, या फिर हमें रिक्वायरमेंट रहेगी नई फुटबॉल परचेज करने की। ठीक है, तो ये जो फुटबॉल है ये क्या है? हमारा करंट एसेट है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, और जो फिक्स्ड एसेट है वो क्या है? वो कुछ इस तरीके का है, जैसे मान लो आपके पास में एक फुटबॉल के अंदर हवा भरने वाला पंप है, एयर प्रेशर पंप। तो वो एयर प्रेशर पंप क्या सिर्फ 1 साल बाद खराब हो जाएगा? नहीं सर, वो तो साल दर साल चलता रहता है। तो एयर पंप जो है वो है फिक्स्ड एसेट। और करंट एसेट क्या है? करंट एसेट है हमारे पास में फुटबॉल, यानी कि हम उसको कंज्यूमेबल आइटम कह सकते हैं। तो सर अब इन चीजों का डेप्रीसिएशन से क्या लेना देना है? ठीक है, तो देखो हमने पहले पढ़ा है कुछ इस तरीके से कि कैपिटल एसेट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो करंट एसेट और दूसरे जो हमारे एसेट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि हमारे एसेट्स 2 तरीके के होते हैं, एक करंट एसेट और एक कैपिटल एसेट। अब बच्चों कैपिटल एसेट्स क्या एज इट इज रहते हैं हमेशा,
मतलब जितने का हमारा ओपनिंग वैल्यू थी, जितने की हमारी परचेज वैल्यू थी, क्या वही वैल्यू रहेगी हमेशा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इन कैपिटल एसेट्स के ऊपर इंपोज होता है क्या? डेप्रीसिएशन, और वही डेप्रीसिएशन हमें पढ़ना है। तो साल दर साल जब इस कैपिटल एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे ठीक से दिखाई दे रहा है ना। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट इज व्हाट? डेप्रीसिएशन। ठीक है जी। साल दर साल यूज करने की वजह से हमारी फिक्स्ड एसेट जो है या फिर जो कैपिटल एसेट्स हैं वो खराब होने लगती हैं, और हम इसी वैल्यू को, जो चीज डिमोलिश होती रहती है, डिप्रेस होती रहती है, डेप्रीसिएशन कहते हैं। वो वैल्यू जो कम होती रहती है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन की ना हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, कि डेप्रीसिएशन कहते किसे हैं। देखना बच्चा, डेप्रीसिएशन इज अ फॉल इन मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूं, ठीक है, कि आप लोगों को सब क्लियर दिखाई दे रहा है, सो दैट मुझे भी स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी। डेप्रीसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ a fixed asset because of usage ठीक है जी, और कंजम्पशन। यूसेज या कंजम्पशन की वजह से जो हमारी वैल्यू कम होती रहती है एसेट की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। अब बच्चों देखो, ये जो डेप्रीसिएशन होता है ना, ये दो तरीके का होता है। दो तरीके का होता है, यानी कि डेप्रीसिएशन को हम फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि डेप्रीसिएशन चार्ज करने के दो मेथड होते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये मेथड किस तरीके से काम करते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा एक डेप्रीसिएशन का चैप्टर है। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि डेप्रीसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और इसको दो मेथड से लगाया जाता है, यानी कि इसको रिकॉर्ड किया जाता है दो तरीकों से, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली जो टर्म है हमारे पास वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो जी, होता क्या है, मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए से कुछ गुड्स परचेज की, परचेज, ठीक है, यानी कि मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को कुछ चीजें सेल की, यानी कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए से कुछ चीजें परचेज की। ठीक है, एक ही बात है ना, ओके। अब फर्दर क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को यही चीजें बेच दी। अब जाहिर सी बात है कि मिस्टर ए से उन्होंने इन गुड्स को अगर 50,000 का लिया है, तो जाहिर सी बात क्या है कि ये कुछ प्रॉफिट मार्जिन कमा करके ही आगे बेचेंगे। तो मिस्टर एक्स ने क्या सोचा कि मैं
50,000 के ऊपर 20,000 और कमा लेता हूं और नेट वैल्यू यानी कि 70,000 में मैं ये गुड्स किसको दे देता हूं? टू मिस्टर वाई। ठीक है। अब बच्चों 70,000 जो है ना, 70,000 इज सेल फॉर मिस्टर एक्स। ठीक है जी। एंड 50,000 रुपीज 50,000 उस 70,000 रुपए की सेल की वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी सर 50,000 रुपीज। तो रुपीज 50,000 जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर मिस्टर एक्स। इसका मतलब समझे आप कि कितने का माल कितने में बेचा गया। तो जितने का माल जितने में बेचा गया था, जितने में बेचा जाता है ना, वो तो होती है हमारी सेल। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हुआ? जिस चीज को हमने बेचा है यानी कि सेल किया है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, यानी कि वो हमें कितने की पड़ी थी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि उसकी कॉस्ट 50,000 रुपीज की थी। ठीक है। अच्छा, अब ना मैं इसके अंदर कुछ चीजें और इंक्लूड कर देता हूं। मान लो मिस्टर एक्स के पास में कुछ एक्सपेंडिचर्स थे। ठीक है। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अभी तो हमने क्या माना, इस एग्जाम्पल में तो हमने एक चीज मानी कि भाई मिस्टर एक्स ने इसको एज इट इज बेच दिया। लेट से उसने कुछ 50,000 रुपए के चावल खरीदे थे और उन चावलों को 70,000 रुपए में बेच दिया। लेकिन ये 70,000 रुपए में बेचने के लिए मिस्टर एक्स को ना कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। और ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है। देखो, मैं एक एग्जांपल से आपके दिमाग में इस चीज को डालने की कोशिश करता हूं। ठीक है। देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। मान लो ये मिस्टर एक्स थे। ठीक है ना, वही स्पाइक्स वाले मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स ने सोचा कि अब मैं ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कुछ इस तरीके से देखा कि यहां पे इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है। कितने का? 50,000 रुपीज का। ओके। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, कुछ खर्चे करने शुरू की। सबसे पहले तो ना उन्होंने कुछ रिक्शा का किराया दे दिया, फ्रेट, फ्रेट ऑन परचेज। सब्जी मंडी से सामान लेकर के आ रहे थे तो उन्होंने रिक्शा का किराया कितना दे दिया? 500 रुपीज दे दिया। अब उन्होंने कुछ ना बनाने के लिए लेबर को क्या किया, एक्सपेंसेस पे किए। तो इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर थी ना, उसने मिस्टर एक्स से चार्ज किए करीब 10,000 रुपए। और अब ये चीजें बन करके तैयार हो गई हैं। कितने में? 60,500 में। ठीक है। तो ये क्या है, 60,500 जो है ये चीजों के बनने तक की कहानी है। अब क्या चीजें ऐसे ही बिक जाएंगी? नहीं, इसके ऊपर मिस्टर एक्स को कुछ और एक्सपेंडिचर भी करने पड़े। मिस्टर एक्स ने कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किए। लेट से वो 2,000 रुपीज के हुए। तो अब जो ये चीजों का दाम था, ये जो नेट कॉस्ट थी वो कितनी थी? नेट कॉस्ट थी सर 62,500। अब ये 62,500 को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल।
देखो, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट किस तरीके से जानी जाएगी, मैं समझाता हूं। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, अप टू प्रोडक्शन, यानी कि जितना प्रोडक्शन, जहां तक प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है वहां तक। और इनडायरेक्ट क्या है, अदर्स, अदर एक्सपेंडिचर। अब मुझे आप एक बात बताओ, जहां तक प्रोडक्शन हुई थी वहां तक की कॉस्ट कितनी थी। सर वहां तक की कॉस्ट हमें लगता है 60,500 थी, और फिर 2,000 रुपए और खर्च किए गए। तो बच्चों ये जो है ना, ये यहां तक की कॉस्ट, ये कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट है प्रोडक्शन तक की कॉस्ट। और प्रोडक्शन तक की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्शन तक की कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, हम क्या लिख देंगे इसके आगे, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक, और इसको हम क्या लिख देंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके की कॉस्ट हमारे पास में होती हैं। अब सर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से क्या लेना है, बेटा बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम वहां तक लेते हैं जहां तक कि हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, तो जहां तक डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था, 50,000 का माल था और एज इट इज प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हमने 70,000 में इसको बेच दिया। लेकिन अब ये माल कितने का था, 50,000 का था, नहीं सर, रिक्शा का किराया भी इस पे और लेबर भी इस पे, तो हमारे टोटल माल की कीमत आज क्या है, 60,500। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सॉरी, चलो लिखते हैं इस चीज को। अब लिखेंगे हम कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम किसे कहते हैं। आप लोग भी लिखिएगा बच्चों मेरे साथ में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड cost of goods sold is the direct cost to the production, ठीक है जी, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। चीजों को बनाने में जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट आती है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। ठीक है जी, अगली टर्म है हमारे पास में बैड डेब्ट्स। दोबारा बोलूं इसको, इसको हम कहते हैं बच्चों बैड डेब्ट्स। बैड मतलब बुरा, डेब्ट्स मतलब जिससे हमने पैसा लेना था। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स हमारे क्या होते हैं, बुरे लोग। एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं अपना वही मिस्टर एक्स। ठीक है, अब मिस्टर एक्स के 3 बाल थे, सिर पे स्पाइक्स खड़े हुए थे, और इन्होंने मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई ब्लू वाले थे, मिस्टर एक्स कौन थे, ब्लैक वाले, और मिस्टर वाई जो थे वो ब्लू वाले थे। ये मिस्टर वाई और ये मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सेल की,
सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। और बस मिस्टर एक्स ने और कुछ नहीं मांगा उनसे कि भाई आप हमें कुछ और दो, ऐसा नहीं मांगा। ठीक है, ऑन क्रेडिट फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का सामान उन्होंने क्रेडिट पे सेल कर दिया। अब जब सेल कर दिया तो कुछ टाइम बाद मिस्टर एक्स रिकवर ओनली 1,50,000, 1,50,000 रुपए ही केवल रिसीव कर पाए फ्रॉम मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर वाई ने ना धोखा दे दिया। कितने का धोखा दे दिया? धोखा 50,000 का। तो ये जो धोखा है ना, ये धोखा बैड डेट्स कहलाया जाता है। ये धोखा क्या है? बैड डेट्स। ठीक, अच्छा जी सर, धोखा तो केवल वही होगा ना जहां पे विश्वास हो, यानी कि अगर चीजें क्रेडिट पे ना बेची गई होती तो विश्वासघात यानी कि धोखा भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। तो हम कहते हैं कि बैड डेट्स, सबसे पहले तो हम बैड डेट्स का मतलब लिख लेते हैं बच्चों। बैड डेट्स इज द अमाउंट owed to the business that is written off because it is irrevocable। ठीक है जी, जो कि लौटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ने कुछ कर्जा दे रखा था, काइंड ऑफ कर्जा ही था ना ये। ठीक है, किसको? किसी दूसरे पर्सन को, और वो हमसे धोखा कर गया। तो दैट इज इररिवोकेबल, यानी कि रिवोक होकर के वापस नहीं आ सकता, मिल नहीं सकता। इसलिए हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब हटा देना, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल देना। तो हम इसको हटा देते हैं। हम क्या मानते हैं कि हमारे जो डेटर्स थे, ये डेटर थे ना मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के जो डेटर्स थे वो थे तो 2 लाख रुपए के, लेकिन घट करके कितने के हो गए? 1.5 लाख रुपए के। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए का हम लोगों को जो था वो धोखा मिल गया था। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे सुनिएगा, आगे होता है हमारे पास में बच्चों, एक होता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो टाइमली अपनी पेमेंट कर सकता है, हु इज एलिजिबल टू बियर हिज डेब्ट्स। यानी कि जो पर्सन अपने कर्जे टाइमली चुका सकता है वो कौन है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जो पर्सन नॉर्मली अपने सारे के सारे पैसे दे सकता है। तो सर इनसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो अपने पैसे टाइम पे ना पे कर सके और खुद को दिवालिया घोषित कर दे कि भैया मैं तो पे ही नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास में नीरव मोदी और विजय माल्या के एग्जाम्पल हैं। खैर उनकी बाद में देखेंगे, पहले अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मतलब क्या है जी? सॉल्वेंट इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन
which is in a position to pay its debts टाइमली। तो डेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्जे, यानी कि जो अपने कर्जे टाइमली पे कर सकते हैं दे आर सॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट का मतलब सर सब कुछ सेम रहेगा, बस वहां पे पोजीशन टू पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट इन ए पोजीशन, मतलब नॉट इन पोजीशन आ जाएगा, बस नॉट आ जाएगा वहां पे, जो नहीं होता। ठीक है, इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन which is not in a position to pay its debts timely। ठीक है जी, जो टाइमली नहीं दे सकते। अच्छा जी, इसके बाद में हमारे पास में एक टर्म होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है बैलेंस, बैलेंस किया हुआ, ठीक है जी, और शीट का मतलब स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमें बताती है कि हमारे कितने पैसे हमने किसी के देने हैं और कितने पैसे हमने किसी से लेने हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस जो है दैट इज नोन एज बैलेंस शीट। यानी कि कितने के हमारे पास में एसेट्स हैं, कितने के हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, या फिर कितने की लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज मतलब कितने लोगों के पैसे हमने देने हैं, यानी कि बिजनेस ने कितने लोगों के पैसे देने हैं, बिजनेस के ऊपर कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, दैट इज लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज कितनी है बिजनेस की और एसेट्स कितने हैं, इस चीज की स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। तो लिखिएगा, इट इज ए स्टेटमेंट, it is a statement of the financial position of an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन एट ए गिवन डेट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर उसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, ठीक है जी, विच इंक्लूड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे बताती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, यानी कि कितने के उसके पास एसेट्स थे और कितने की उसके पास में कोई लायबिलिटीज थी। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, एक और टर्म है हमारे पास में, ये है एंटिटी। एंटिटी, एंटिटी मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंटिटी, एंटिटी का क्या मतलब है जी, लिखिएगा, इट मीन्स एन इकोनॉमी
unit which perform economic activities to earn profits। यानी कि बिजनेस एंटिटी जैसे हम वर्ड कहते हैं, कोई बिजनेस एंटिटी क्या है? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, किस काम के लिए? अपने प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एंटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे पास में कुछ बिजनेस टर्म्स जो कि अकाउंट्स के अंदर हम लोगों ने कुछ क्लासेस लगा के की। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर की हमने देखा कि किस किस तरीके से हम लोग अपने अकाउंटिंग टर्म के अंदर अपने वेरियस आइटम्स को जानते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे एक और मजेदार चैप्टर। टिल देन बाय बाय।